Good morning, students. Welcome to P.N.AMERSEY e-learning classes. Students, we are going to start our new chapter today, and that is chapter number 15, Some Natural Phenomena. This is the first part of this chapter. So, student, I will start this chapter by giving you a small introduction about it. In class 7th, we have studied about winds, storms, and cyclones. We learned that cyclones are a destructive natural phenomenon which can cause a lot of damage to human life and property. We also learned that we can protect ourselves from cyclones to some extent by taking timely actions. साइक्लोन के बारे में और भी सारे जो नेचुरल फिनोमिनन्स हैं जो कि डिस्ट्रक्टिव इन नेचर हैं, जैसे कि स्टॉर्म्स का आना, साइक्लोन्स का आना, बहुत तेज़ विंड का बहना, ये सब के कारण जो डिस्ट्रक्शन होता है उसके बारे में हम 7th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और हमको ये पता है कि हमको क्या मेजर्स लेने चाहिए जिससे कि हम उससे बच सकें. In this chapter, we will discuss two other destructive natural phenomena called lightning and earthquake. इस चैप्टर में हम दो और नेचुरल फिनोमिनन्स जो डिस्ट्रक्टिव इन नेचर हैं वो कौन से हैं? लाइटनिंग मतलब जो आसमान में बिजली कड़कती है उसके बारे में, और अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे. We will also learn about the various steps which can be taken to minimize the destruction caused by lightning and earthquakes. और हम इस चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे कि हम क्या क्या मेजर्स लें जिससे कि उनके जो नुकसान है उसको मिनिमाइज किया जा सके, उसको कम किया जा सके. Before we discuss lightning, we should first learn about electric charges. तो पहले हम lightning के बारे में पढ़ने से पहले हमको एक वर्ड है जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस, उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ जानना होगा. दिस इज बिकॉज लाइटनिंग इज एन इलेक्ट्रिक स्पार्क ऑन अ ह्यूज स्केल. वो इसलिए क्योंकि जो लाइटनिंग है वो भी क्या है, एक इलेक्ट्रिक स्पार्क है. जैसे कि आप कभी लूज वायर्स के अंदर आप देखते हैं तो उसमें से स्पार्क निकलती है, तब विंड बहुत तेज बहती है तो जो वायर्स अगर लूज होते हैं तो उसमें से क्या देखते हो आप, स्पार्क्स निकलती हुई दिखाई देती है. या कभी कि अभी आप कोई सॉकेट में आप अपना प्लग को लगाते हो तो अगर वो लूज है तो उसमें से क्या आता है, थोड़े से स्पार्क्स निकलते हुए दिखाई देते हैं. वो स्पार्क्स होते हैं वो स्मॉल स्केल पे होते हैं. लाइटनिंग भी उसी तरह का एक स्पार्क है पर वो ह्यूज स्केल के ऊपर है, and which is caused by accumulation of electric charge in clouds. और वो कैसे होता है, वो होता है accumulation, मतलब इकट्ठा हो जाता है. तब चार्ज कहाँ इकट्ठे हो जाते हैं? क्लाउड्स के अंदर. Electric charge is the property of matter which is responsible for electrical phenomenon. इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये भी एक प्रॉपर्टी है मैटर की. वो क्या, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इलेक्ट्रिकल फिनोमिनन के लिए. इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स. इलेक्ट्रिक चार्ज दो फॉर्म्स में होते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज एंड नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज. Some natural destructive phenomena are lightning and earthquake that I told you just now. So some natural destructive phenomena are cyclone, lightning, earthquake, etc. अब lightning क्या होती है? Lightning is a streak of bright light and sound caused by electric discharge between clouds and earth or between डिफरेंट क्लाउड्स. लाइटनिंग क्या होती है? एक स्ट्रीक लाइट, ब्राइट सी लाइट निकलती है आसमान में. जब कभी बादल छा जाते तो आपने कई बार देखा होगा कि आसमान में बादल होते हैं तो लाइटनिंग भी होती है. वो उसमें कई बार आपको कड़कड़ाहट सुनाई भी देती है और कई बार कड़कड़ाहट सुनाई नहीं देती है. और जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किसके बीच में होता है? क्लाउड्स के बीच में होता है या क्लाउड्स और अर्थ के बीच में होता है. अर्थक्वेक क्या होता है? अर्थक्वेक इज अ सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ अर्थ. अर्थक्वेक क्या होता है? सडन शेकिंग, ट्रेम्बलिंग. अर्थ जो है वो शेक करना शुरू कर देती है, हिलना शुरू कर देती है, कॉज्ड बाय डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट. और वो क्यों होता है? क्योंकि अर्थ क्रस्ट के अंदर जो मोल्टन लावा है वो क्या करता है? मूव करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जो है अर्थ के अंदर सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग आ जाती है. Lightning and earthquake cause a lot of damage to human life and property. इन दोनों के ही वजह से ह्यूमन लाइफ को बहुत ही ज़्यादा डैमेज होता है, जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टी, उसकी लाइफ, जो ह्यूमन की जो लाइफ और प्रॉपर्टी है वो कई बार डैमेज हो जाती है. Now we will start with electric charge. About 2500 years ago,
A Greek scientist called Thales observed that when a material known as amber was rubbed with a silk cloth, it started attracting tiny feathers. तो 2500 2500 ईयर्स पहले एक ग्रीक साइंटिस्ट था जिसका नाम था थेलिस. उसने क्या ऑब्जर्व किया, एक मटीरियल होता है जिसका नाम होता है अंबर. उसको अगर हम सिल्क क्लॉथ से रब करें तो वो क्या करना शुरू कर देता है, वो टाइनी फेदर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है. Thales said that amber acquires electric charge or electricity on rubbing with silk. थैलिस ने उसका क्या एक्सप्लेनेशन दिया, उसने ये एक्सप्लेनेशन दिया कि जो अंबर है उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है और इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, जिसकी वजह से वो बिट्स ऑफ फेदर्स को या पेपर्स को अपनी तरफ से अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है. कब करता है, जब हम उसको सिल्क के क्लॉथ से रब करते हैं. एंड द फोर्स ऑफ दिस इलेक्ट्रिक चार्ज अट्रैक्ट्स अ टाइनी फेदर्स. और जो इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक फोर्स पैदा होता है उसकी वजह से टाइनी फेदर्स को वो अपनी साइड में अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है. We can also show the existence of electric charge by performing some simple activities. Charging by rubbing, that is friction. Some objects can charge by rubbing with other objects. When objects are rubbed, they attract light objects like pieces of paper. This process is called as charging by friction. कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं अगर हम उनको रब करते हैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से तो क्या होता है, उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से वो छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर हैं या फेदर्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं. ऐसा क्यों होता है इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में भी बताऊंगी डिटेल में. तो इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन करके, रब करके, तो इसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. एग्जाम्पल है, वो तो तुमने देखा भी होगा, आप प्लास्टिक रिफिल है उसको आप अगर आप किसी चीज़ से पॉलीथीन के पेपर से, पॉलीथीन के बैग से अगर आप रब करोगे तो प्लास्टिक का रिफिल चार्ज हो जाएगा. स्केल और कॉम, ये तो आपने अपने क्लास में भी बहुत बार किया होगा कि आपके सूखे बालों के ऊपर स्केल को या कॉम को आप रगड़ते हो तो क्या करता है, वो आपके बालों को या छोटे छोटे बिट्स ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है. When rubbed with dry hair, paper or polythene gets charged and attract piece of paper. The charges acquired by rubbing or are static charges. जो charges उनके अंदर आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, static charges. Static means stationary charges. They cannot move. They do not move. When charges move, it is called as electric current. हाँ, जब charge move करता है तो हम उसे electric current बोलते हैं. इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. पर तब चार्ज मूव नहीं करता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, स्टैटिक चार्ज और स्टेशनरी चार्ज. इलेक्ट्रिक करंट इज द मोशन ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर. इस पिक्चर में देखिए एक बच्चे के बाल जो हैं एक इन्फ्लेटेड बलून के ऊपर अट्रैक्ट हो रहे हैं, चिपक रहे हैं. ऐसा तो आपने अपनी लाइफ में भी कई बार देखा होगा कि अगर हम अपने जो इन्फ्लेटेड बलून है उसको अपने सूखे बालों के ऊपर अगर हम उसको रगड़ते हैं तो क्या देखेंगे हम कि आपके जो सूखे बाल हैं वो आपके जो बलून है उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे. दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ स्टैटिक चार्ज. नाउ अनचार्ज्ड एंड चार्ज्ड ऑब्जेक्ट. किस ऑब्जेक्ट को हम चार्ज ऑब्जेक्ट बोलेंगे और किस ऑब्जेक्ट को हम अनचार्ज ऑब्जेक्ट बोलेंगे, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी. An object having no electric charge on it is called an uncharged object. जिसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज ना हो उसको हम क्या बोलेंगे, अनचार्ज ऑब्जेक्ट बोलेंगे. An object having electric charge on it is called a charged object. Obviously जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज होगा उसे हम क्या बोलेंगे, चार्ज ऑब्जेक्ट बोलेंगे. A charged object attracts another uncharged object. एक जो चार्ज ऑब्जेक्ट होता है वो अनचार्ज ऑब्जेक्ट को अपनी साइड अट्रैक्ट करता है. This point will become clear from the following example. मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाती हूँ. If we take a glass rod and bring it near some tiny piece of paper, it will not have any effect on them. अगर मैं किसी ग्लास रॉड को लेके आती हूँ, एक सिंपल सी ग्लास रॉड है और उसको मैं किसी बिट्स ऑफ टाइनी पेपर्स के पास लेकर आती हूँ तो जो पेपर्स हैं वो रॉड के ऊपर चिपकेंगे नहीं. If, however, the glass rod is first rubbed with a piece of silk cloth
and then brought near a tiny piece of paper. Then glass rod attracts the tiny piece of paper towards itself. पर अगर मैं उसी ग्लास रॉड को एक सिल्क की क्लॉथ से चार्ज कर देती हूँ तो अब वो जो है सिल्क की जो ग्लास रॉड है वो टाइनी पेपर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगी. So these observation can be explained by saying that initially the glass rod is electrically neutral or uncharged. पहले जब वो पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर रही थी तो इसका मतलब तब क्या था कि वो जो रॉड थी वो अनचार्ज थी, मतलब उसके पास में कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं था. So it has no effect on the tiny bits of paper. But when the glass rod is rubbed with silk cloth, then it get electric charge. पर जब मैंने ग्लास रॉड को रब किया सिल्क के क्लॉथ से तो अब उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया. तब उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया तो वो क्या करेगी, जो टाइनी पीसेस ऑफ पेपर्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगी. The electrically charged glass rod exerts a force on the tiny piece of paper and hence attract them. Now another is charging an object by rubbing. अब मैं दूसरा आपको बता रही हूँ कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो उसके ऊपर क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है. The simple method of charging an object is to rub it with another suitable object. अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस ऑब्जेक्ट को किसी सुटेबल ऑब्जेक्ट से रब करना पड़ेगा. और वो क्या चीज़ होती है, जैसे कि सिल्क की क्लॉथ है, वुलन क्लॉथ है, हेयर है, पेपर और पॉलिथीन एटसेट्रा. When an object is rubbed with another object, then there is a friction between them. तब दो ऑब्जेक्ट आपस में रब किए जाते हैं तो उनके बीच में क्या आ जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स आता है, फ्रिक्शन आ जाता है. दिस फ्रिक्शन चार्जेस द ऑब्जेक्ट, और ये फ्रिक्शन क्या करता है, ऑब्जेक्ट को चार्ज कर देता है. द चार्जिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय रबिंग इट विद अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. नाउ फ्रिक्शन चार्जेस बोथ द ऑब्जेक्ट विच आर रब्ड टुगेदर. फ्रिक्शन जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में होता है तो वो क्या करता है, फ्रिक्शन दोनों ही ऑब्जेक्ट को क्या कर देता है, चार्ज कर देता है. When two objects are rubbed together, then both the object get charged by friction, but with opposite charges. पर दोनों के अंदर कौन सा चार्ज होता है, opposite चार्ज होता है. For example, when a glass rod is rubbed with silk cloth, then both the glass rod as well as silk cloth get charged. जब मैं ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से चार्ज करती हूँ बाय फ्रिक्शन तो क्या होगा, ग्लास रॉड भी और साथ साथ में सिल्क क्लॉथ भी, दोनों के अंदर क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा. द चार्ज ग्लास रॉड कैन अट्रैक्ट टाइनी पीसेस ऑफ पेपर एंड द चार्ज सिल्क क्लॉथ कैन ऑल्सो अट्रैक्ट टाइनी पीसेस ऑफ पेपर. अब दोनों क्योंकि चार्ज हो गए तो ग्लास रॉड भी क्या करेगी, टाइनी पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करेगी, और जो सिल्क क्लॉथ जिससे हमने चार्ज किया उसको ग्लास रॉड को, वो भी चार्ज हो गया तो वो भी क्या करेगा, टाइनी पीसेस ऑफ पेपर को अपनी साइड में अट्रैक्ट करेगा. The electric charges acquired by glass rod and silk cloth are however opposite in nature. Important बात है ये, दो जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो ग्लास रॉड के अंदर आया है और सिल्क क्लॉथ के अंदर आया है उनका नेचर अपोजिट होगा. मतलब या तो एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव, दूसरा नेगेटिव होगा, दूसरा पॉजिटिव होगा तो पहला नेगेटिव. Now another one is how rubbing charges various objects. All the objects like glass rod, silk cloth, rubber balloon, woolen cloth, plastic comb, hair, ballpoint pen, refill, polythene, etc. are made up of tiny particles called atom. आप सबको पता है जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि मैंने बताया अभी, सब किससे बने होते हैं, एटम से. All the atoms contain two type of electric charges inside them. दो तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स. सो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्जेस कॉल्ड प्रोटॉन्स एंड नेगेटिव चार्जेस कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स. इन एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट द नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मतलब प्रोटॉन्स एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम्स आर इक्वल. एक एटम में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की इक्वल नंबर होता है. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तभी तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. The equal number of positive and negative
electric charge balance each other and make the object electrically neutral, मतलब बिना किसी charge के, having no overall charge. The positively charged protons are held strongly inside the nucleus of the atom. अब positively charged proton कहाँ present होता है nucleus atom के अंदर? वो present होते हैं उसके nucleus में. So protons cannot be transferred from the atom of one object to another object during rubbing of एटम्स. अगर हम उसको रब करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को तो प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं हो सकते. क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एकदम एटम के बीचों बीच. सो प्रोटॉन्स कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एटम ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग रबिंग. But the negatively charged electron are held loosely in the atom. पर negatively charged electron जो होते हैं वो एटम के अंदर बिल्कुल loosely held होते हैं, एकदम लूज होते हैं, away from the nucleus, न्यूक्लियस से दूर होते हैं. Therefore some of the electrons can be transferred from the atom to one object to another object by rubbing. तो हम अगर दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर हो सकते हैं. The object which lose negatively charged electron during rubbing acquire a positive electric charge. ऑब्वियसली अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया किसी एटम ने तो प्रोटॉन तो उतने ही रहे. सपोज करो एक एटम के अंदर 4 प्रोटॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है. अगर उसने 2 इलेक्ट्रॉन अपने लूज कर दिए तो अब उसके पास प्रोटॉन तो उतने ही रहे ना, पॉजिटिव चार्ज तो 4 ही रहा, पर इलेक्ट्रॉन 2 हो गया. Because then the number of positively proton in it becomes more and the number of negative नेगेटिव इलेक्ट्रॉन. तो क्या होगा? उस ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. ठीक है. द ऑब्जेक्ट विच गेन नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग रबिंग, और जो ऑब्जेक्ट उन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उसके ऊपर नेचुरली वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा. बिकॉज देन द नंबर ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इन इट बिकम मोर एंड देन द नंबर ऑफ पॉजिटिवली प्रोटॉन्स. Whether an object will lose electron or gain electron during rubbing depends on the nature of material of an object. अब ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जो ऑब्जेक्ट को हम दो ऑब्जेक्ट को रब कर रहे हैं वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन या लूज करेगा. The materials like glass, woolen cloth, hair and ball pen refill lose electron more easily and hence get positively charged on rubbing. ध्यान रखना इस बात को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. द मटीरियल्स लाइक ग्लास, वुलन क्लॉथ, हेयर एंड बॉल पेन रिफिल लूज इलेक्ट्रॉन मोर इजिली एंड हैंस गेट पॉजिटिवली चार्ज ऑन रबिंग. ऑन द अदर हैंड द मटीरियल्स लाइक सिल्क, रबर बलून, plastic comb and polythene gain electron more easily and hence get negatively charged during rubbing. So student, that's all for today's video. We will meet again tomorrow with the interesting topics of this chapter. Up till then, goodbye and thank you.